हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग। तो अभी तक हमने बहुत सारे पार्ट कवर किया और अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है स्टोरेज। स्टोरेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किरदार है जो निभाता है क्लाउड इंडस्ट्री में। और टिपिकली स्टोरेज अगर आप देखने जाओगे AWS के अंदर या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, तो दो तरह के देखने को मिलेगा। एक होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज और दूसरा होता है ब्लॉक स्टोरेज, राइट। तो AWS के अंदर स्पेसिफिक ब्लॉक स्टोरेज को EBS बोला जाता है और वही ऑब्जेक्ट स्टोरेज को बोला जाता है S3, राइट। S3। और ये दोनों बहुत ही पॉपुलर सर्विसेज है, S3 और EBS बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले। दोनों में डिफरेंसेस है बहुत सारे, और दोनों के अपने अपने यूज़ केसेस है। Anyway, we will be starting from block storage, that is EBS। और नेक्स्ट सेशन में हम S3 के बारे में बात करेंगे। तो अगर ब्लॉक स्टोरेज की बात करो स्पेसिफिकली, तो ब्लॉक स्टोरेज इज़ जस्ट लाइक एनी अदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या SSD। तो अक्सर आपने भी कराया होगा कि अगर आपका PC है, ओके, 500 GB का है, मान के चलो आपने यूज़ किया, लेटर ऑन आपके यूज़ केसेस बढ़ गए। फॉर एग्जांपल, अभी आपको और भी इमेजेस स्टोर करना है लेकिन आपके पास है नहीं, आपका डिस्क फुल होने पे आ गया, तो आप क्या करते हो? आप नया डिस्क लेते हो और उसको अटैच करते हो, फिर उसी से आपके काम चलते हैं विंडोज़ में। तो उसी तरह EBS, उसी को ब्लॉक स्टोरेज बोला जाता है। और ऑफ कोर्स जैसे उसमें HDD होता है, SSD होता है, तो विद इन AWS भी आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज़ किया जाता है इसमें, वो खास करके रीजंस हो सकता है ये हो कि एज अ बैकअप यूज़ किया जाए, एज अ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यूज़ किया जाए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर देखने को मिलेगा इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हुए कि आपका हो सकता है कि इंस्टेंस करप्ट हो जाए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए। तो जो आप EBS अलग से अटैच करते हो, तो अब मान के चलो आपका PC है, राइट। आपका PC डैमेज हो जाता है कोई भी रीज़न की वजह से, तो आप अपना हार्ड डिस्क अगर निकालोगे और दूसरे PC पे अटैच करोगे, तो इट कैन वर्क। चांसेस है कि उसे वो वर्क हो आपका, यानी आपके कह सकते हैं कि अगर आपका हार्ड डिस्क डैमेज नहीं होता है, आपका सिर्फ PC डैमेज होता है, तो आपका हार्ड डिस्क आपका पूरा डेटा रिट्राइव कर सकता है, राइट। तो उसी तरह ये EBS का कंसेप्ट है। तो ये भी हो सकता है कि आपका इंस्टेंस जो है या VM है वो हैक हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप कभी भी अपना स्टोरेज जो है वो डिटैच कर सकते हो। तो अगर इंस्टेंस हैक हुआ है, आपने स्टोरेज को ही अपना डिटैच कर लिया, तो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आपका डेटा आपके पास रहेगा। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप उसका हमेशा बैकअप रख सकते हो कि इन केस अगर कभी भी करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप उसको रिट्राइव कर सको वापस से। तो इसी के लिए हम EBS का आगे स्टडी करेंगे। सो जनरली जो है EBS के कुछ टाइप्स है AWS के अंदर। जैसे एक टाइप है जनरल पर्पस SSD जिसको बोलते हैं, और विद इन दैट वी हैव GP2, GP3, GP2, GP3। और उसी तरह अगर आप जाओगे तो एक और तरह का मिलता है आपको EBS, जिसको कहते हैं प्रोविजनड IOPS। और उसका एक अपना यूज़ है जो खास करके यूज़ किया जाता है लार्ज डेटाबेसेस में, राइट। और उसी तरह अगर आप देखें तो और भी इसमें होता है अवेलेबल, जैसे कि थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड, ये भी एक तरीके का है। और ये भी यूज़ होता है बिग डेटा जैसे कंसेप्ट में। ये बिग डेटा हो गया या डेटा वेयर हाउस वाला जो पार्ट होता है, उसके लिए इस तरह के यूज़ होता है। एंड ऑफ कोर्स सबके चार्जेस काफ़ी अलग अलग है, तो वो भी ध्यान से हमको यूज़ करना चाहिए हमारे नीड के हिसाब से। फिर थोड़ा सा चीपर इसमें आ जाता है जिसको कहते हैं कोल्ड STD, जो खास करके फाइल सर्वर्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन ऑलवेज रिकमेंडेड है कि ये मतलब ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, फाइल सर्वर्स के लिए यूज़ होता है बट बहुत स्लो होता है, और
ये खास करके ये होता है कि अगर आपको बहुत पुराना बैकअप वगैरह स्टोर रखने का, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है और बस रखना है कि इन केस कभी बैकअप लेना रहा तो ये तब हम इस तरह का यूज़ करते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है ना वो जनरल पर्पस एसटीडी यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है, जनरल पर्पस एसटीडी। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको मिलता है कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करने पे, आपने नोटिस किया होगा 8 GB या 10 GB एक वॉल्यूम मिल जाता है, वो भी जनरल पर्पस एसएसडी होता है, राइट। तो इसी के साथ हम देखते हैं इसके कंसेप्ट को। मैं यहाँ पे हूँ और मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, लॉन्च कर लेता हूँ। और अभी तक हम उबंटू में कर रहे थे, राइट। जिस टाइम मैं सोच रहा हूँ सेंटोस में करते हैं ताकि उसमें भी हैंड्स ऑन हो जाए अच्छा खासा। नाम रख लेता हूँ ये EBS, राइट। नाम हमेशा ऐसा रहे कि पहचान में, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग EBS हियर। EBS स्टोरेज ऐसा नाम दे देता हूँ मेरे मशीन्स का। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नहीं मिलने वाला हाँ सेंटोस, तो मैं ब्राउज मोर में जाता हूँ, AWS मार्केट प्लेस पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ CentOS, एंटर। तो CentOS 9 मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सब्सक्राइब नाउ। तो CentOS 9 आ चुका है मेरे यहाँ पे और T3 स्मॉल है, मैं इसको माइक्रो कर लेता हूँ जो कि फ्री टायर एलिजिबिलिटी में आता है। अब मैं नीचे आता हूँ, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप करता हूँ, मेरे पास है क्या देखता हूँ, आई गेस मेरे पास नहीं है। ओके मैं क्रिएट कर लेता हूँ और HTTPS और HTTP का एक्सेस दे देता हूँ। की पेयर मैं नया की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ EBS टेस्टिंग, ओके। और क्रिएट की पेयर, तो ये मेरे उसमें डाउनलोड हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी ओके। और यहाँ पे अगर आपको दिखा दो स्टोरेज के बारे में, तो 10 GB स्टोरेज है और जैसा कि मैंने कहा था GP लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस 3 जनरल पर्पस 2 दोनों भी यूज़ होता है एज आई सेड। और ये SSD है, HDD नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS जनरल पर्पस SSD। ओके सो इसी के साथ मैं लॉन्च कर लेता हूँ इंस्टेंस और जाता हूँ यहाँ पे चेक करने रनिंग इंस्टेंसेस। पेंडिंग है, अभी थोड़ा टाइम लेगा, वेट करते हैं। ओके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ऑलराइट ये हो चुका है। मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ अपने उसमें और ड्यू टू सम रीज़न पता नहीं इससे कनेक्ट नहीं हो पाता है हमारा EC2। सो मैं SSH क्लाइंट से कर लेता हूँ, नो नॉट अ बिग डील। इसको कॉपी करता हूँ, अपने यहाँ के टर्मिनल पे पेस्ट कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ, यस ओके। सो मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। और फिर भी इन केस अगर मैं बता दूं, मतलब क्लियर कर देता हूँ और एक चीज़ बता दूं कि अगर ऐसा कभी होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से बेस्ड है, शायद मैंने पहले ही बता दिया हूँ, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। स्लैश मतलब कैट करो /etc/OS रिलीज R दबा के टैप करना आ जाएगा, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है आपके सिस्टम का। ओके सो जैसे ये रेड हैट बेस्ड है। एनीवे अब मैं क्लियर कर लेता हूँ, बैक टू अवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारे केस में, एक जैसे अपाचे 2 इंस्टॉल करते हैं तो हम इस पर इंस्टॉल करेंगे हमारा अपाचे। तो मैं sudo कर लेता हूँ और जैसा कि हम उसमें APT यूज़ करते हैं तो ये CentOS है, राइट। तो मेक श्योर आप yum यूज़ करो, APT से नहीं होने वाला, इसका पैकेज मैनेजर दूसरा होता है। तो sudo yum इंस्टॉल और इसमें HTTPD पैकेज का नाम है, पैकेज का नाम चेंज है, अपाचे 2 से नहीं होगा। इंटर करता हूँ और इंस्टॉल हो जाएगा ये मेरा। और राइट स्टोर हो चुका है, वाई दबाता हूँ, इंस्टॉलिंग हो गया। क्लियर कर दूँ, मैं डायरेक्टरी चेंज करके यहाँ पे आ जाता हूँ, war/www/html
और अभी मैं HTML के अंदर हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ भी नहीं है, और मैं systemctl स्टेटस से देख लेता हूँ कि मेरा अपाचे 2 चल रहा है क्या। इसमें HTTPD बोलते हैं, तो इनएक्टिव है ये, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट, राइट। तो मैं स्टार्ट कर लिया। अब स्टेटस देखता हूँ, इट इज़ रनिंग। अगेन बैक यहाँ पे आता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो आई होप ये चले दिस टाइम, और ये चल रहा है। तो ऑलराइट, यहाँ तक तो सब बढ़िया है। और मैं इसके अंदर गिट क्लोन कर लेता हूँ। मैंने गिट के बारे में पहले ही बताया था। जब आप उबंटू यूज़ करते हो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट गिट रहता है, लेकिन इसमें गिट नहीं होगा। तो देख रहे हो कि गिट नहीं बता रहा है, सो वी विल बी इंस्टॉलिंग गिट हियर। तो उसके लिए अगेन यम इंस्टॉल गिट लिख देता हूँ, और ये इंस्टॉल कर रहा है। वाई क्लियर कर दूँ। ऑलराइट, मेरा गिट भी इंस्टॉल हो गया है। और मैं जाता हूँ अपने रिपोजिटरी पे, जो कि है, ओके ऑलरेडी यहाँ पे था। एंटर करता हूँ, ये बता रहा है पब्लिक है मेरा। ये यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं आ गया इधर। कोड पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके करता हूँ गिट क्लोन, एंड आई विल पेस्ट इट हियर। एंटर करूँगा और मेरा एवरीथिंग यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। एरएस करता हूँ तो एक बिलिंग नाम की डायरेक्टरी बनी है, राइट। और बिलिंग के अंदर मेरा सारा सिस्टम, मेरा पूरा वेबसाइट है। दैट्स वाई अगर अभी मैं यहाँ पे रन करूँ तो कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा एक्चुअल में HTML के अंदर बिलिंग नाम से एक बना हुआ है डायरेक्टरी, राइट। और इसके अंदर मेरा वेबसाइट है, दैट्स वाई मुझे बिलिंग डालना पड़ेगा। एंड यू कैन सी हियर, ये हमारा वेबसाइट है जो पुराना था, एज इट इज़ हमने वापस से यम के अंदर कर लिया, सेंटोस में कर लिया। क्लियर कर दो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ls करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अंदर मैं बिलिंग के अंदर जाता हूँ। ये चाहता हूँ कि मेरा जो इमेजेस है बना हुआ, ये मैं कहाँ पे रखूँ, एक अलग वॉल्यूम के अंदर रखूँ। मैं मेरे करंट वॉल्यूम में रखना नहीं चाहता हूँ जो मुझे 10 GB मिला था। मैं एक अलग वॉल्यूम बनाऊँगा और मेरे सारे इमेजेस वहीं रखना चाहता हूँ। ये मेरी आइडिया है। एनीवे आप कुछ भी कर, आप चाहो तो पूरा का पूरा बिलिंग इसको ही रख सकते हो एक अलग वॉल्यूम में, लेकिन मेरे केस में मेरे लिए कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, मेरे इमेजेस बहुत रिलेवेंट है। अब इमेजेस मतलब क्या, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये इमेजेस है, ये सब है, ये मैं एक अलग ही स्टोर रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक अलग बनाएंगे EBS स्टोरेज, और इमेजेस के साथ उसको वो कर देंगे, यानी इमेजेस डायरेक्टरी में जो कुछ भी आएगा वो उसके अंदर जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करूँगा कि मैं बैकअप ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं मूव करता हूँ, मूव करूँगा बिलिंग में से इमेजेस डायरेक्टरी को। इमेजेस डायरेक्टरी में जो कुछ भी है एवरीथिंग स्टार से, उसको स्पेस देके मैं डाल देता हूँ टेम्प के अंदर। और बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि मैं टेम्प में एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँ ऑफ कोर्स। सो ऐसे तो होगा नहीं, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ इमेज बैकअप। ओके, अच्छा मैंने गलती से इधर ही मैंने क्रिएट कर लिया हूँ, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे तो नहीं करना था, मुझे टेम्प के अंदर, यस मुझे टेम्प के अंदर करना था। सो मैं अगेन क्रिएट कर लेता हूँ डायरेक्टरी /temp/image बैकअप। ओके, बैकअप ये नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना लिया। और अब यहाँ पे मैं मूव कर लेता हूँ /billings के अंदर /, यानी इस फाइल फोल्डर से बिलिंग्स के अंदर में जो भी मेरे इमेजेस थे उसको, और इमेजेस के अंदर जितने भी इमेजेस थे सारे के सारे स्टार, दैट्स वाई स्पेस देके इसको मैं डाल दूंगा /temp/image बैकअप्स के अंदर, और मैंने वहाँ पे डाल दिया। अब मैं इमेज को चेंज कर दूंगा। अब बिफोर दैट हम आगे बढ़े EBS या
स्टोरेज के बारे में मैं एक चीज़ बता दूँ, अक्सर लोगों को एक गलत फहमी है कि पेन ड्राइव लो, अटैच करो और वो वर्क कर रहा है, तो ईबीएस भी वैसे वर्क करेगा कि आपने जैसे ही अटैच कर दिया कि आपका एक डिस्क दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप ऐसे ड्राइव लगा रहे हो अलग से, इवन आप विंडोज़ पे लगा रहे हो, तो उसको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एंड मैं नोट डाउन कर यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस होंगे। सबसे पहले तो आपको अटैच करना है, सबसे पहले तो आपको अटैच करना है वॉल्यूम्स को। ओके, सो वॉल्यूम अटैच करना है, ऑलराइट। और सेकंड थिंग जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने वॉल्यूम्स में पार्टीशन क्रिएट करो। पार्टीशन, अब पार्टीशन क्या होता है, आपने देखा होगा आपका एक ही डिस्क लगा रहता है, ऑलराइट। आपके पीसी में एक डिस्क होता है जो हो सकता है 1 TB का हो, एंड विद इन दैट जब आप जाओगे माई कंप्यूटर में या जिस कंप्यूटर में, तो आपको दिखेगा CDE ऐसा बना हुआ होता है, अलग अलग ड्राइव। तो ये पार्टीशन है। और जनरली जो बेस्ट प्रैक्टिस है, सी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दो, राइट। और डी और ई जो होता है आपका, वो कोई और यूज़ के लिए होता है। तो अगर कभी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो जाता है, कुछ वायरस हो जाए उसमें, तो आप फॉर्मेट करते हो। फॉर्मेट अक्सर किया ही होगा आप लोगों ने। तो फॉर्मेट सिर्फ सी ड्राइव होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ड्राइव होते हैं, और आपके जो मूवीज़ होंगे, इमेजेस होंगे, एवरीथिंग जो होता है वो वहाँ पे सेफ रहता है, जो डी और ई पार्टीशंस के अंदर है। तो उसी तरह बेस्ट प्रैक्टिस है कि पार्टीशन क्रिएट करो। तो सबसे पहले वॉल्यूम अटैच करो, सेकंडली पार्टीशन क्रिएट करो, और तीसरा ऑप्शन होता है उसको फॉर्मेट करना है अपने को। फॉर्मेट करना है क्या चीज़ में, किसी भी एक फॉर्मेट टाइप में, किसी भी एक टाइप में इसे फॉर्मेट किया जाता है। अब अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ, तो विंडोज़ में आपने सुना होगा NTFS, आई गेस यही नाम होता है, NTFS, और दूसरा फैट। ये सब अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं। उसी तरह लिनक्स में अंदर भी अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है एक्सटेंशन 4 और एक्सटेंशन 2। तो इस तरह के फॉर्मेट से आपको फॉर्मेट करना पड़ता है अपने लिनक्स को, लिनक्स के EPS को। और जो लास्ट ऑप्शन है, फॉर्मेट वगैरह करने के बाद अब आप माउंट करोगे अपने EPS को। सो दिस इज़ हाउ ये वर्क करता है। ये 4 स्टेजेस होते हैं इसमें काम करने के। अब हम इसी के साथ प्रोसीड करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने इंस्टेंस पे। ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ से मैं यहाँ देख सकते हो स्टोरेज दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज के डिटेल्स आ रहे हैं। इवन मैं यहाँ पे क्लिक करके बता दूँ तो इसे कट कर देता हूँ। तो ये आपके स्टोरेज, जितने भी स्टोरेज होंगे ना, जो वेदर इंस्टेंसेस से हो या कहीं से भी हो, वो हमेशा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता है, जैसे ये 10 GB का एंड सो ऑन। इसको नाम नहीं है, मैं नाम दे देता हूँ एडिट करके, और इसका नाम दे देता हूँ मैं EBS वॉल्यूम रूट। मतलब ये रूट के लिए, यानी रूट के लिए बना हुआ है, ऑलराइट। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और EBS लूँ और इसको अटैच कर दूँ। पहला स्टेप क्या था, अटैच करना वॉल्यूम। तो अटैच करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, इसी को EBS कहते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ऑलराइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स पे आप जब क्लिक करोगे तो ये दिख रहा होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट वॉल्यूम। पहले तो क्रिएट कर लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट GP3 सिलेक्ट है, आप GP2 भी सिलेक्ट कर सकते हो। और मैंने याद है मैंने बताया था अलग अलग टाइप के IOPS के बारे में, कोल्ड HDD के बारे में, थ्रूपुट और मैग्नेटिक भी है। तो मैंने ये सब बताया था। तो जैसा यूज़ होता है और जनरली यही यूज़ होता है। तो ये सिलेक्ट कर लो, यहाँ से साइज़ दे दो। तो 100 GB तो नहीं देना है, और 30 GB आपको फ्री मिलता है फ्री टायर पे। सो आई विल सेट इट फॉर 10 GB, और बाकी सब एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अवेलेबिलिटी जोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आपका इंस्टेंस किसी और अवेलेबिलिटी जोन पे और आप किसी और जोन पर हो, तो गया आपका, फिर रिकवर नहीं होने वाला, आई मीन अटैच नहीं होने वाला, वर्क नहीं होने वाला। तो इसलिए मेक श्योर कि आप हमेशा सही अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करें। तो मैं इंस्टेंस पे जाके क्लिक करता हूँ, न्यू टैब पे स्टार्ट करता हूँ, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है
वेस्ट 1C, राइट। अब यहाँ पे 1A लिखा है, तो मेक श्योर कि यहाँ से आप उसको वेस्ट 1C कर दो, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर बाकी चीज़ एज इट इज़ छोड़ के मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं टैग के बारे में बता दूँ। आप टैग यूज़ कर सकते हो अगर आपको बहुत सारे वॉल्यूम्स आ गए तो सर्च करने के लिए वगैरह ईजी होता है। एनीवे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ये मेरा बन गया। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ अगेन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नाम नहीं है उसमें। तो EVS वॉल्यूम है ये, ओके। और ये जो है इमेज के लिए, ओनली फॉर इमेज, जो पहला वाला रूट के लिए था, ये इमेज के लिए। सेव कर लेता हूँ और थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि क्रिएट हो रहा है। और जैसे ही अवेलेबल आया मतलब ये हो चुका है अवेलेबल। अब हम इसको फर्स्ट स्टेप अटैच करना, ओके। तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन पे जाऊँगा, अटैच वॉल्यूम। अब अटैच करेंगे तो यहाँ पे जितने भी इंस्टेंसेस जो इस अवेलेबिलिटी जोन जो आपने सेलेक्ट किया था उस पर रहेगा, आप उस पर सिलेक्ट करोगे। तो मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया। एंड बिफोर हम इसको अटैच करें, मैं आपको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ दिखाने के लिए। तो अब मैं एक कमांड है LSBLK, तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी बता रहा है कि एक है XVDA नाम का एक डिस्क है, ठीक है। उसके दो पार्टीशंस है, एक है XVDA1, एक है XVDA2। ऑलराइट, दो पार्टीशन है। और जो XVDA2 है वो 10 GB का है, और वो यहाँ पे माउंटेड है रूट पे। इसका मतलब रूट होता है, तो रूट पे माउंटेड है, यानी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह एवरीथिंग XVDA2 पे चल रहा है। अगर इनकेस ये करप्ट हुआ तो आपके सब कुछ करप्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हम इमेजेस के लिए एक अलग ही डिस्क रखते हैं कि अगर ये करप्ट हुआ तो आपका इमेजेस सेफ रहेगा। तो ये आपको दिख गया। अब मैं यहाँ आता हूँ और बस अपना इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा है, और अटैच कर लेता है वॉल्यूम को। ऑलराइट, तो सक्सेसफुली अटैच्ड हो गया। एंड अगेन मैं सेम कमांड रन करूँगा। तो यू कैन सी अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं था, मतलब XVDF नहीं था, यहाँ पे आपको XVDF दिख रहा है। ये वो है जो अभी अटैच हुआ है। ऑलराइट, अटैच हो गया, इजीली दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे इसी के साथ अपने नेक्स्ट स्टेप पे। और वो ये है कि अब हम वॉल्यूम के पार्टीशन क्रिएट करेंगे, राइट। और फिर मैं ये बता दूँ आपको कि अब जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे इमेजेस यादें दिख रहे, तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो यू कैन सी सारे के सारे इमेजेस गायब हो चुके हैं, क्योंकि याद है मैंने सब उसको मूव कर दिया था, और उस फोल्डर में जितने इमेजेस थे मैंने हटा दिया। दैट्स वाई हम इमेजेस नहीं देख सकते। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो है वॉल्यूम का पार्टीशन करना। तो याद रहे हमेशा कि एक डिस्क यूटिलिटी नाम से एक ऐप होता है, खास करके मैकबुक में देखने को मिलता है, डिस्क यूटिलिटी होता है। और उसी तरह आई गेस विंडोज़ में भी होगा, उसी तरह लिनक्स में होता है। और वहाँ से हम फाइल का पार्टीशंस वगैरह कर सकते हैं। विंडोज़ में आपको ग्राफिक मिल जाता है, और यहाँ पे बिना ग्राफिक्स के काम करना पड़ता है। तो मैं F डिस्क लिखूँगा, राइट। F डिस्क, ये डिस्क यूटिलिटी के लिए यूज़ होता है। और मुझे यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा मेरे नए डिस्क का। अब आप सोचोगे पाथ क्या है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि /dev ये एक रूट होता है, एक डायरेक्टरी। इसके अंदर जितने भी आपके डिस्क होंगे ना, हार्ड डिस्क होंगे, SSD होंगे, या अलग से आप पेन ड्राइव लगा दो, सारे के सारे यहाँ पे दिखते हैं। ये हमेशा याद रखो। अब मैं चाहूँ तो ls करके आपको दिखा देता हूँ, ls-l /dev/। ओके, तो ये दिख रहा होगा यहाँ पे XVDF, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। नीचे में अगर देख रहे हो, यहाँ पे XVDF भी दिख रहा है। तो मैं क्लियर कर दूँ, और मैं अब इसको फाइल यूटिलिटी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। F डिस्क, ओके, ये यूटिलिटी फाइल है, और मुझे इसका पाथ देना पड़ेगा /dev/xvdf, और मैं करता हूँ एंटर। अब यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स हैं, तो मैं ये खुद बोल रहा है कि M फॉर हेल्प होता है, तो M दबाओ, इंटर करो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है। सो अगर हम यहाँ पे बस देखें तो देखने को ही मिल जाएगा, जैसे ये डिलीट पार्टीशन एंड एवरीथिंग। तो मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है, दैट्स वाई आई विल ऐड अ न्यू पार्टीशन हियर। तो N से होता है न्यू पार्टीशन क्रिएट, मैंने N दबाया। अब मैं इसको प्राइमरी रहने दूंगा, दैट्स वाई P, ओके।
और कितने पार्टीशंस करने हैं। तो मुझे मेरे केस में एक ही पार्टीशन करना है, मुझे उसके 2-3 पार्टीशन नहीं करना है। आपको जितना करना है आप कर सकते हो। मैं 1 रहने देता हूँ और इसको भी एंटर कर देता हूँ। लास्ट सेक्टर पूछ रहा है। बेसिकली ये होता है कि आपका पार्टीशन का साइज़ क्या होगा, यानी आप, मैं चाहूँ ना तो इसको +5G लिख दूँ। अगर एंटर करूँगा तो 5 GB का एक पार्टीशन मुझे दे देगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेरा पूरा इंटायर डिस्क ही मेरा पार्टीशन रहे। सो मैंने इंटर कर लिया एंड अगेन आई विल राइट M फॉर हेल्प। और अब यहाँ पे आओगे तो यू आर ओके विद दिस राइट। अभी हमको करना है, लेकिन फिर भी P यूज़ होता है फॉर प्रिंटिंग द पार्टीशन टेबल। तो मैं P दबाता हूँ तो इसने प्रिंट करके दे दिया कि ये डिवाइस है। और F, पहले XVDF था, अब आगे 1 लग गया। 1 मतलब फर्स्ट पार्टी, जो उसका एक पहला पार्टीशन है वो, और उसके बाकी डिटेल्स है। आई एम ओके विद दिस। तो मैं इसको यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। और अभी मैं वापस से, मुझे हेल्प चाहिए राइट, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। M पे दबाता हूँ मैं और यहाँ पे आप देख सकते हो राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। तो बेसिकली ये सेव करेगा और एग्जिट हो जाएगा। और Q दबाऊंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा और एज इट इज़ कट हो जाएगा। सो मैं W से राइट कर देता हूँ इसको और मेरा हो गया फॉर्मेट नहीं हुआ, इसे कहते हैं पार्टीशन हो गया। अगेन मैं LSBL के करता हूँ एंड आई कैन सी, पहले नहीं दिख रहा था XVDF1, अब 1 दिख रहा है। मेरा एक पार्टीशन हो गया जो 10 GB का है राइट। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है इसको फॉर्मेट करने का। तो मैं लिखूँगा MKFS और डबल टैप करूँगा आपको दिखाने के लिए। डबल टैप करोगे तो यू कैन सी कि ये बता रहा है कि इतने टाइप के फॉर्मेट्स अवेलेबल है, जैसे XFS, मिनिक्स, एक्सटेंशन 432। अब मोस्टली जो यूज़ होता है ना, एक्सटेंशन 4 यूज़ होता है और मैं भी इसी के साथ जाना चाहूँगा, एक्सटेंशन 4 के साथ राइट। तो मैं डॉट लिख के आगे का कंप्लीट कर लेता हूँ, एक्सटेंशन 4 स्पेस। अब मुझे यहाँ पे फाइल का अगेन पाथ देना पड़ेगा मेरे पार्टीशन का। अब याद रहे पार्टीशन का पाथ देना पड़ता है। अब टू मेक श्योर, अभी फिर भी मैं बता दूँ, टू मेक श्योर कि कौन सा मेरे पार्टीशन का पाथ क्या है, तो एक और कमांड है। जैसे मैंने एक तो बताया कि आप सीधा /dev के अंदर चेक कर सकते हो, दिखता है, बट फिर भी इन केस अगर आपको जानना है कि क्या रहता है उसका पाथ क्या होगा, तो fdisk करोगे और -l दबाओगे तो ये आपको पूरा कुछ डिटेल्स दे देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका XVDF1 है राइट, जो अभी अभी मैंने बनाया था फर्स्ट पार्टीशन, तो उसने उसकी पाथ दे दिया है /dev/XVDF1। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड अगेन मुझे थर्ड स्टेप इसे फॉर्मेट करना था राइट। तो मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा MKFS, ओके, MKFS डॉट, मुझे एक्सटेंशन 4 में करना है, ext4 राइट। अब मैं स्पेस दूंगा और वो पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यानी इस पाथ को, इस पार्टीशन को हम फॉर्मेट कर रहे हैं एक्सटेंशन 4 से। मैंने फॉर्मेट कर दिया। अब मेरा लास्ट काम है वो है माउंट करना। तो मैं सिंपली लिखूंगा माउंट और मेरा ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे मेरा पाथ, और जहाँ पे मुझे माउंट करना है उसका पाथ, तो मुझे कहाँ माउंट करना था, var/www/html/billing राइट। और बिलिंग के अंदर इमेजेस, ये जो इमेजेस डायरेक्टरी है ना, ये मुझे सिर्फ माउंट करना था यहाँ पे, इस डायरेक्टरी पे, ये वाला पार्टीशन, यानी इसके अंदर जो भी स्टोर होगा वो इस पार्टीशन के अंदर स्टोर होगा। दैट्स वाई ये पूरा कमांड है और मैं एंटर कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब सक्सेसफुली माउंट हो चुका है मेरा। अब मैं करता हूँ LSBL के, यू कैन सी, तो बता रहा है फर्स्ट पार्टीशन है। अब याद है ये मैंने बताया था ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फुल, और ये बता रहा है इमेजेस के अंदर जो कुछ भी आएगा वो इस EBS वॉल्यूम के अंदर जाएगा। तो यहाँ तक सब सेट है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, फिर कर दूँ और मैं बताऊँ प्रॉब्लम क्या है। ये माउंट कमांड के साथ ये प्रॉब्लम है कि अब मैं अगर रिस्टार्ट करूँगा ना इसको,
तो ये ख़त्म हो जाएगा, वापस से हट जाएगा, माउंटेड नहीं रहेगा। दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको माउंट करने का सही तरीका क्या है। तो एक फाइल है जहाँ पे एक्चुअल में स्टोर होता है इसके सारे डिटेल्स, और हम उसे ओपन करेंगे वी आई के थ्रू, vi/etc, राइट, स्लैश fs टैब। ये यहाँ पे हमारा कुछ डिटेल्स हमको डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मेरा है, और यहाँ पे हमको कुछ डिटेल्स डालने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डालना है कि हमको किस, हमारे उसका नाम क्या था पार्टीशन का, राइट। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ था, और ये मेरा पाथ आ गया फर्स्ट पार्टीशन का। फिर मैं टैब दबाऊंगा और मुझे डालना है कि मुझे कहाँ पे इसको स्टोर करना है, कौन से डायरेक्टरी को इससे माउंट करना है, कौन से डायरेक्टरी पे माउंट करना है बेसिकली। तो मैं वो डाल देता हूँ /www/html/billings/images। वैसे वो बिलिंग्स नहीं था, बिलिंग था, तो मैं बिलिंग डाल देता हूँ। अगेन यहाँ पे आके टैब करूँगा, थोड़ा आगे आगे। अब ये यहाँ पे मुझे एक्सटेंशंस डालना है, तो मेरा एक्सटेंशन था एक्सटेंशन 4, राइट। मैंने इसी वे में डिस्क को फॉर्मेट किया। एंड रिमेनिंग थिंग्स मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 0/0। अगेन यहाँ पे टैब दे देता हूँ। ये कुछ नहीं, अभी जैसे यहाँ पे UUID है ना, तो ये पार्टीशन का पाथ होता है, वो डालना है यहाँ पे। सेकेंडली यहाँ पे रूट लिखा है, मतलब कहाँ पे माउंट कर रहे हैं वो डाल रहे हैं, तो वो मैंने डाला हुआ है। और XFS यानी वो एक तरह का एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन डाल दिया। एंड रिमेनिंग थिंग एज इट इज़ मैंने कॉपी किया। ये क्या है, ये आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल बता रहा है, राइट। ये वो है, OS पे है, जो आपका मेन रूट है वहाँ पे ये वाली डिस्क अटैच है, और XFS एक्सटेंशन है। और ये मेरा डिटेल्स जो है मैंने डाल कर रखा हो कि ये पाथ है उसका, एंड रिमेनिंग थिंग एज इट इज़। तो अब मैं इसको ESC करता हूँ, :WQ सेव करके कट हो जाएगा। एंड अब मेरा एवरीथिंग क्लियर है। अब मैं LSBL डालूँगा तो मेरा सब कुछ यहाँ प्रॉपरली आ रहा है। और अगेन इसको वर्क करने के लिए प्रॉपरली -a यूज़ डालना पड़ता है, मतलब जो मैंने अभी चेंजेस किया हूँ उसको अगेन उसको रन करेगा। तो -a डाल देता हूँ, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब मेरे चेंजेस अब प्रॉपरली वर्क करेंगे। ओके, तो अब मैं अगर डालता हूँ LSBLK, तो ये मेरा एज इट इज़ आ गया। अब इवन मैं रीस्टार्ट करूँ, कुछ भी करूँ, मेरा ये हटने नहीं वाला है, एज इट इज़ हमेशा रहेगा। अब मैं ये करता हूँ कि जो मैंने टेम्प फाइल में मेरा रखा हुआ था उसको मैं अगेन इमेजेस के अंदर डाल देता हूँ। तो mv/tmp/image backups/* जो भी था यहाँ का सब कुछ कॉपी करता हूँ मैं, और स्लैश करके tmp के अंदर, सॉरी tmp नहीं, war/html/billing/images, इसके अंदर मैंने सारा का मूव कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इमेजेस तो नहीं दिख रहे, Ctrl+R करता हूँ और मेरे सारे इमेजेस वापस से रीस्टोर हो चुके हैं, और मेरा सारा का सारा एक अलग डिस्क के अंदर चला गया। तो ये था हमारा। अब मैं इसके बारे में और थोड़ा बता दूं कि हम यहाँ से वॉल्यूम्स में आ जाते हैं। ऑलराइट, आ गए हम। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये रूट के लिए और ये आपका जो रहता है। तो इसको सेलेक्ट करके अगर आप एक्शंस में जाओगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप देख सकते हो, आप डिटैच भी कर सकते हो, और अगर डिटैच नहीं हो रहा हो तो हो सकता है इसका मतलब वो यूज़ में हो, तो आप फोर्स डिटैच भी कर सकते हो, विच इज़ नॉट गुड आइडिया। तो हमेशा डिटैच जो है, सबसे पहले तो यहाँ से अनमाउंट करके भी आप कर सकते हो। लाइक अगर आपको सेम चीज़ अनमाउंट करना है तो आपको बस यू माउंट लिखना है, अनमाउंट नहीं। यू माउंट मतलब अनमाउंट होता है, और स्पेस दे के आपको आपके उसका पाथ देना पड़ेगा ऐसा। और मैं इंटर करूँगा तो अब वो अनमाउंट हो चुका है। अब मैं LSBL के
लिखूँगा तो देख सकते हो कि यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देख सकते हो सब ये भी यूज़ में है और इसके बहुत सारे अभी फिर मैं चीज़ें कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मॉडिफाई कर सकता हूँ और क्रिएट स्नैपशॉट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं ये बताना चाह रहा था। क्रिएट स्नैपशॉट इसका मतलब ये होता है कि मैं इसका बैकअप क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका रूट वॉल्यूम ही डैमेज हो, आपका अपना भी डैमेज हो सकता है, राइट। और यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल के लिए इमेजेस यूज़ किया, लेकिन जनरली एसक्यूएल भी लोग सेव रखते हैं, एसक्यूएल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कि जैसे आपका पूरा माई एसक्यूएल है ना, वो इस वॉल्यूम के अंदर रहेगा। तो अगर आपका कुछ सिस्टम कुछ भी करप्ट हो जाए तो माई एसक्यूएल यानी जो आपका डेटाबेस है वो एज इट इज़ प्रॉपरली रहता है और फिर आप उसको कहीं पे भी बाद में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैं तो इमेजेस ऐसे ही लिया था, लेकिन माई एसक्यूएल वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पे स्टोर किया जाता है एक अलग से ईबीएस के अंदर। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट स्नैपशॉट, मतलब ये बैकअप क्रिएट करेगा इसका। और मुझे जैसे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिकवरिंग इमेजेस या बैकअप ऑफ इमेजेस, ऐसा कुछ भी आप डाल सकते हो। मैं क्रिएट करता हूँ स्नैपशॉट, तो मैंने अपना स्नैपशॉट तो क्रिएट कर लिया हूँ यहाँ पे। और अगर आपको चेक करना है कि स्नैपशॉट कहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ईबीएस के अंदर वॉल्यूम के अंदर स्नैपशॉट, और ये रहा आपका स्नैपशॉट जो बता रहा है कि कंप्लीटेड है, यानी पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। एंड रिकवर इन द सेंस पूरी तरह से बैकअप ले लिया और अवेलेबल है। स्नैपशॉट मतलब बैकअप होता है और उसका कुछ खास मीनिंग नहीं है, यानी जो करंट स्टेट था मेरा ईबीएस वॉल्यूम का, उसका उसने बैकअप लेके अपने पास में स्टोर कर लिया, राइट। तो इन केस अगर कभी भी ये वाला मेरा वॉल्यूम डैमेज हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो मैं उसे उस स्नैपशॉट्स के थ्रू रिकवर कर सकता हूँ। अब मान के चलो हमारे केस में सब कुछ बढ़िया था, मैं इमेजेस डिलीट कर देता हूँ बस, ठीक है। तो अब मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, RM-F लगा देता हूँ, RF कर देता हूँ, यानी फोर्सफुली हम इसको डिलीट कर देंगे एवरीथिंग जो कि है बिलिंग के अंदर, और बिलिंग के अंदर इमेजेस वहाँ पे, और इसमें का सब कुछ। तो यहाँ पे मैं करके मैंने उसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया, क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे पास इमेजेस नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एंड यू कैन सी सारी इमेजेस वापस से गायब हो चुके हैं, और ये मेरा फाइल ही करप्ट हो चुका है, मेरा जो ईबीएस है ये करप्ट हो गया। तो अभी सिंपली मुझे ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिटैच करना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से डिटैच कर सकता हूँ, जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं डिटैच कर लेता हूँ, डिटैच। ओके, सो मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड ये दिख रहा है अवेलेबल है, यानी डिटैच हो चुका है। अब हम इसको मान के चलते कि ये जैसे करप्टेड हो गया, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ लगे तो डैमेज्ड इमेज। ओके, सो हमने अज्यूम कर लिया कि अब हमारा डैमेज हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा स्नैपशॉट में आएंगे, ये हमारा परफेक्ट है, राइट। अब मैं इसको रिकवर कर लेता हूँ, इसका भी मैं नाम एडिट कर देता हूँ, रिकवर्ड नहीं, क्योंकि बस स्नैपशॉट है, तो मैं इमेज बैकअप ये नाम दे देता हूँ, वॉल्यूम। ओके, तो ये नाम से मैं इसको बस रख देता हूँ। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, एक्शन पे जाऊँगा और इससे कहूँगा कि ये क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, राइट। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ये एज इट इज़ है। अब मैं इसी का एक वॉल्यूम क्रिएट कर लूँगा, यानी इस बैकअप का, और मेक श्योर कि ये भी आपका प्रॉपरली हो। एंड आई गेस इट वाज 1C, यस इट इज़ 1C। तो मैं यहाँ पे आगे अवेलेबिलिटी जोन 1C कर लेता हूँ, यानी अब ये क्या करेगा, एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर देगा और वहाँ पे जो भी बैकअप था डेटा, वो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। तो मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ से, और अब मैं अपने वॉल्यूम्स में आता हूँ। यू कैन सी कि एक थर्ड वन ऐडेड हो चुका है यहाँ पे, और ये बेसिकली उस स्नैप से आया हुआ है। और अब हम इसको अटैच कर देंगे हमारे सिस्टम के साथ, अटैच कर देंगे, राइट। और ये था हमारा, बाकी सब एज इट इज़ रख के अटैच कर लेंगे। दिस टाइम
जैसा कि हमने ऑलरेडी हमारे वहाँ पे सेट करके रखा था वी के अंदर /etc/fs टैब। तो जैसा कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी रखा हुआ है dev xvd-f1, तो दिस टाइम हमको कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं LSBL के करता हूँ तो ये ऑलरेडी मेरा ले लेगा सब कुछ एज इट इज़, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा रिसेंट डिस्क था वो सेम पार्टीशन बना हुआ था और सेम एक्सटेंशन था और सेम डेटा था, उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी करके रखा हुआ था। सो अब तो इस वजह से इसको वापस से मुझे बस अटैच करना है, क्योंकि वॉल्यूम पार्टीशन उसमें ऑलरेडी था, फॉर्मेट भी ऑलरेडी किया हुआ था एक्सटेंशन 4 में, और माउंट बस हमको करना रहता है, लेकिन वो भी ऑलरेडी यहाँ पे उसी नाम से, यानी अगर इसका नाम अलग होता, अलग होके आया हुआ होता, मान के चलो XDVS हो जाता नाम या ऐसा कुछ भी, तो हमको ये चेंज करना पड़ता था यहाँ पे जाके उसका। बट अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस नाम से बना हुआ है। तो इस वजह से इस तरह से मैंने अपना वापस से रिकवर कर दिया। मैं क्लियर कर दूँ, हम इसको वापस से रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि वो भी इन यूज़ में। और बस इतना ही यूज़ नहीं, इसके और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। कि जैसे अगर मैं स्नैपशॉट पे आता हूँ यहाँ पे एंड इस पे सिलेक्ट करके इसका एक्शंस में जाता हूँ, तो यू कैन सी कि हम इस मतलब यहाँ से तो ऑफ कोर्स डिलीट भी कर सकते हैं, एक क्रिएट इमेज कर सकते हैं। अब इसका और भी यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने और क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट किया, तो बाय द वे मैं बता दूँ, मैं अपनी अवेलेबिलिटी जोन चेंज कर सकता हूँ। यानी इन केस मान के चलो मैं दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और वो 1A में क्रिएट हो जाता है, राइट, और मुझे वहाँ पे अटैच करना है, तो मैं बैकअप को लेके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब मान के चलो मेरा इस केस में 1C था, मैं नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और वो 1A में एलोकेट हो जाता है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ 1A में। तो ये भी पॉसिबल है करना। एंड अदर देन दैट फिर मैं इधर आ जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और उसी के साथ वापस से मैं स्नैपशॉट पे आता हूँ यहाँ पे, और फिर सिलेक्ट करके एक्शन पे जाता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ से कॉपी स्नैपशॉट करता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी किया, तो मैं यहाँ से पूरा का पूरा अपना रीजन भी चेंज कर सकता हूँ। यू कैन सी पॉसिबल है, यानी मेरा एक बैकअप है और मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ जो हो सकता है कि कुछ अलग ही रीजन से है। अभी आप यहाँ पे रीजन सब देख सकते हो, कितने सारे रीजन्स दिख रहे हैं, राइट। अब जैसे मुझे वही पूरा का पूरा मुझे एज इट इज़ मुझे अपने इंडिया के रीजन में डालना था, तो ये एक तरीका है जिससे पॉसिबल है। आप पहले स्नैपशॉट लो और फिर जब उसको कॉपी कर लो और एक नया स्नैपशॉट बना दो जिसका रीज़न चेंज कर दो। जैसे मैं इसको मुंबई कर देता हूँ, AP साउथ 1, सॉरी यहाँ से नहीं करना था मुझे, अगेन मैं अपने ओहियो पे आता हूँ एंड कॉपी स्नैपशॉट के अंदर हूँ। ओहियो नहीं था, नॉर्थ कैलिफोर्निया था। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको ये है अपना, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ स्नैपशॉट को, और एक्शन पे जाके इसको कर देता हूँ कॉपी स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट कॉपी किया एंड अब मुझे इंडिया रखना था फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, तो अभी मुंबई का आ रहा है AP साउथ 1, तो मैं यहाँ से इसको चेंज करके कर सकता हूँ AP साउथ 1, राइट। सो ऑल राइट, तो मैंने कॉपी कर लिया उस स्नैपशॉट को, क्योंकि अब मुझे अपना जो ये पूरा बैकअप है इसका रीजन चेंज करना है, एक नया इंस्टेंस बनाना है जिसमें ये सारे सारे रहने चाहिए, लेकिन मुंबई में, मुंबई डिवीजन में, मुंबई के रीजन में। तो मैंने कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ से, यहाँ पे मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि ये नॉर्थ कैलिफोर्निया है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा मुंबई, यानी एशिया स्पेसिफिक मुंबई। अब जैसे ही मैं मुंबई में आया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिख रहा है कॉपीड स्नैप, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ से अब मैं जब नया इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, राइट, तो एक इमेजेस नाम से, यानी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको अटैच कर सकता हूँ अब नए वाले में। तो वहाँ पे जैसे ही अटैच हो जाएगा तो मेरा सारे इमेजेस जो भी मेरा बैकअप है एक नए इंस्टेंस में पूरी तरह से आ जाएगा। सो ये इसका बेनिफिट है बहुत बढ़िया, क्योंकि लिनक्स में, क्योंकि AWS में आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ अक्सर, कि आप बना देते हो, सब कुछ अच्छा चलता है और फिर आपसे माइग्रेट करने को कहा जाता है वो एज इट इज़ अभी आपको दूसरे रीजन में रखना है। तो ये एक चैलेंज बन जाता है और इस तरह से काफ़ी अच्छे से रिजॉल्व किया जा सकता है कि आप पूरा बैकअप ले लो उसका हार्ड डिस्क का और वहाँ से एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लो।
सो आज के लिए इतना ही, और अब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे S3 बकेट के बारे में, जो बहुत ही एक अच्छा पार्ट है, इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है।